कैपिटल भैया ने और पापा ने दिया था, वो 3 लाख रुपए वो और 50,000 कुछ और था। एक दिन में 5 मिनट के अंदर वो फिर से ज़ीरो हो गई। इतना हिल गया था। फिर मैंने वो 40,000 माइनस था, वो तो पे करना है। अब घर पे तो मैंने बोला 1 लाख रुपए बचा था। मैं बोला अब इतना भी झटका नहीं देना कि माइनस हो गया। मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, आई स्टिल रिमेंबर, उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाया कहीं पे और उसने मुझे ईएमआई करके दिया कि तू ईएमआई में भर देना, हर महीने 3-4 हज़ार रुपये ईएमआई आएगा, वो तू हर महीने भर देना और 1 साल में ऐसे करके कर देना। 15 लाख कैपिटल से शुरू किया था, फिर से उसका हो गया 2-2.5 लाख रुपये। जब 2.5 लाख रुपए कैपिटल बचा, मैं बोला यार अब तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा सीरियसली। तो मैंने 2 लाख रुपए का मैं गोल्ड ले आया। 30,000 रुपये 35,000 रुपये मैंने अकाउंट में रखे कि अब जो होगा इससे लास्ट ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे कि अब नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये शायद मेरी बस की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धार्मिक ठक्कर है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ और आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ये बात है 2011 की, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा रहा है कि पापा और भैया दोनों ही कमोडिटी का बदला ट्रेडिंग करते रहे हैं। भाई थोड़ा बहुत इक्विटी में काम कर लेता था। तो 2011 में मुझे लगा कि चलो मैं भी ये फील्ड ट्राई करता हूँ। जब यंग होता है तो हमें बहुत होता है कि नया नया कुछ तो करना है, पैसे कमाने हैं। साइड इनकम के लिए मैंने 2011 में डीमैट अकाउंट खुलाया कमोडिटी और इक्विटी का। शुरू में मैंने कमोडिटी में काम, पहले मैंने शेयर्स खरीदना चालू किया। तो अब बंद कैबिन में काम करता था, तो एक ब्रोकर है शेर खान करके, उसमें अकाउंट खुलवाया और 3 लाख रुपए कुछ मेरे पास कैपिटल भैया ने और पापा ने दिया था, वो 3 लाख रुपए वो और 50,000 कुछ और था। 3.5 लाख रुपए कैपिटल से मैंने शुरू किया काम। तो डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। फिर अपने कैबिन में जाके, मुझे पता नहीं था टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, मुझे बस इतना पता था कि प्राइस, टर्मिनल लॉगिन करके बैठता था, प्राइस ऐसे ऐसे घूमता है। तो मैंने ख़रीदना शुरू किया स्टॉक। शुरुआत में मैं क्या करता था कि स्क्रीन देखता था, जो भी शेयर ऊपर गया हुआ है वो खरीद लेता था। नेट चेंज दिखाता है, कल के क्लोजिंग प्राइस से अभी ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, जो ऊपर गया हुआ है वो खरीद लेता था, जो नीचे गया हुआ है वो बेच देता था। इंट्राडे का काम करता था। ऐसे मैंने 1 हफ्ते पहले काम किया, जो मैं प्रॉफिट लॉस सब कुछ लिख के रखता था कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ। तो मेरी बुक्स के हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये का उसके अंदर प्रॉफिट था। और जब हफ्ते बाद जब मैंने स्टेटमेंट चेक किया, ब्रोकर को पूछा कि ये क्या प्रॉफिट लॉस है, मेरे को एक बार स्टेटमेंट कहाँ दिखता है समझाओ। उसके अंदर देखा तो समझ में आया कि उसके अंदर जीरो दिखा रहा था, मतलब ऑलमोस्ट नील के आसपास था। मैंने उसको पूछा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ये दिन का मेरा इतना इतना प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट पूरा कहाँ गया। तो उसने बोला कि ये ऐसे, आप 2-2 रुपये, आप 1000 रुपये का 500 रुपये का स्टॉक लेके 1-2 रुपये में निकल रहे हो, उतना तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाता है। आप जो क्वांटिटी बड़ी करके 1-2 रुपये में निकलने का कर रहे हो, तब ब्रोकरेज बहुत हाई चलती थी, वो 3-4 पैसे ब्रोकरेज चलती थी इंट्राडे के अंदर भी। तो पूरा पैसा ब्रोकरेज में चला गया। मैं ब्रोकर के ऑफिस गया कि यार ये ब्रोकरेज कम करो, ऐसे तो कैसे होगा, मैं 2-2 रुपये कमा रहा हूँ फिर भी आप कुछ नहीं दे रहे हो मुझे। तब उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कमोडिटी ट्रेडिंग से कि आप कमोडिटी में काम किया करो, इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है और मैं आपको, इसमें टर्नओवर ज़्यादा होता है तो मैं आपको ब्रोकरेज भी कम करके दूंगा। तो तब मैंने कमोडिटी में अकाउंट खुलवाया। फिर उसके प्राइजेस ऐसे देखने लगा, बट कुछ समझ में नहीं आया। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ पोजीशन लिया हुआ था। तब क्या होता ना, ट्रेडिशनल ब्रोकर जो होते थे उसमें ब्रोकर के ऑफिस लोग जाया करते थे। तो मुझे तो कमोडिटी में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं, एक बार मेरा नेचुरल गैस में कुछ ट्रेड था और तब इन्वेंटरी का डेटा आता था कि फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक साइट है, उसके अंदर आप इन्वेंटरी का डेटा देख सकते हो क्रूड और नेचुरल गैस की। तो मेरा एक ट्रेड था जिसमें क्वांटिटी मुझे नहीं याद है, बट 3-3.5 लाख रुपए मेरा कैपिटल था और मैंने कुछ पोजीशन बनाई और उसके बाद उसमें 60,000 रुपये कंटिन्यूस चलते गए। वो जब डेटा आया तभी डीलर ने बोला कि ये प्राइस अभी आप सेल करके बैठे हो, प्राइस ऊपर जाएगा, डेटा के हिसाब से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। मुझे लगा वापस थोड़ा तो रिट्रेसमेंट करेगा, ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, मैं फिर बाय कर लूँगा। पर वो कंटिन्यूसली नेचुरल गैस वहाँ से 160 रुपये 70 रुपये कुछ चल रहा था, वहाँ से 12 रुपये कंटिन्यूसली वो ऊपर चला गया। तब 60,000 रुपये मेरे चले गए। तब मुझे एक चीज़ ये लगी कि मैं इतने छोटे छोटे प्रॉफिट का सोचता हूँ, उससे अच्छा है कि जब ये इन्वेंटरी का डेटा आता है तभी अगर मैं एंटर करूँ तो ये मैं लंबा ट्रेंड पकड़ पाऊँगा। होता ये था, तब तो ये लॉस लेके मैं निकल गया। अगली बार से मुझे ये समझ में आ गया कि अब ये जब भी डेटा आता है तो वो जिस हिसाब से, अगर पॉजिटिव प्राइस वाला डेटा आया तो बाय कर लो, तेज़ी कर लो, अगर नेगेटिव डेटा आया तो उसमें मंदी कर लो। फिर मैंने 1-2 बार ऐसा ट्रेड किया। ये हर बुधवार को और गुरुवार को इन्वेंटरी होती थी। बुधवार को शायद क्रूड ऑयल की होती थी, हाँ, और गुरुवार को नेचुरल गैस की होती थी। तो मैं जैसे जैसे डेटा आता था उसमें बुलिश या बेरिश पोजीशंस बना लेता था। अब ये डेटा आने के बाद में काम करता था। फिर मुझे लगा कि इसको डेटा आने के पहले अगर कर ले तो और ज़्यादा अच्छा है, पर पहले पता नहीं चलता था कि, तो फॉरकास्ट भी वो लोग देते थे। मैंने सोचा कि ये जुआ हो जाएगा। तब मैंने क्या किया,
कि जो प्राइस चल रहा होता था क्रूड या नेचुरल गैस में, मान लो 170 रुपये 180 रुपये प्राइस चल रहा है, तो उससे 1 रुपये ऊपर का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि वहाँ पे बाय हो जाए। अभी कुछ भी पोजीशन नहीं है मेरी, उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि वहाँ से बाय हो जाएगा और उसके 2 रुपये दूर मैं टारगेट रख लूँगा। सेम नीचे की साइड, नीचे 2 रुपये नीचे मैं ऐसे लगाता था कि वहाँ पे सेल हो जाए, जो कि एक्चुअली मेरी एंट्री होगी, और फिर वहाँ से 2 रुपये दूर मैं टारगेट लगा देता था। ये मैंने शुरू किया जनवरी फर्स्ट वीक में। तब लिमिट जितनी चाहिए नॉन कैश लिमिट करके मिल जाती थी, तो फुल ऑन लिवरेज लेता था। 3.5 लाख रुपए से ये मुझे डेट भी याद है, फरवरी के सेकंड वीक तक मैंने उसके बना लिए 20-22 लाख रुपए। बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ही सही चल रहा था। खाली बुधवार गुरुवार 2 दिन हफ्ते में ट्रेडिंग करता था, बाकी कुछ नहीं करता था। 9 बजे ये डेटा आता था, तो 9 बजने वाले उस पर 2-5 मिनट बाकी हो, तब मैं ब्रोकर को फ़ोन करके बोलता था ये दोनों साइड एसएल की लिमिट लगा दो, उसके 2-2 रुपये दूर टारगेट की लिमिट लगा दो। ये इतना अच्छा चला कि बहुत सारे लोग उसको कॉपी भी करने लगे कि यार ये तो काम बहुत सही है। तो मैं जिस ब्रोकर के ऑफिस में बैठता था, सब कोई यही काम करने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि फिर सबको अपने को लगता है ना कि यार अब तो दुनिया हासिल कर लेंगे, अब तो जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों, अभी भी नहीं पता वो क्या था, बट मर्सिडीज़ की मुझे कुछ ऐड दिखी जिसमें उसमें दिखाया कि 26 लाख रुपए में मर्सिडीज़। अभी भी एक शोरूम देखता हूँ तो उस टाइम कुछ और ही प्राइस चला करता था, बट मैंने ऐसी कुछ ऐड देखी, मुझे लगा यार अब 20-22 लाख रुपए तो हो गए, अब 4-5 लाख रुपए कमाने हैं, फिर मैं मर्सिडीज़ ले लेता हूँ। तो मैं जनरली 50 लॉट में काम करता था। उस दिन मैंने ब्रोकर को बोल के मार्जिन बढ़वा के नॉन कैश लिमिट करा के 200 लॉट में काम कर दिया। हुआ क्या कि जब मैं स्टॉप लॉस की वो लिमिट डालता था कि ये लिमिट के अंदर आए तो आप बाई कर लो या सेल कर लो, वो मैं 10-20 पैसे का बफर डालता था। एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक कौन सी लिमिट पे ट्रेड करना है वो होता है। मुझे डेट याद है 14 फैब तक पैसे मिले थे। उसके बाद 21 या 22 तारीख था, 21 या 22 फरवरी को नेचुरल गैस का इन्वेंटरी था। एक साइड मेरा ट्रेड हो गया, ऊपर की साइड बाय हो गया, उसके बाद फिर वो टारगेट तक नहीं गया और रिवर्स गया। अब रिवर्स जाए तो जनरली ये होना चाहिए कि नीचे जो मेरा सेल का एसएल है उसके अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट वो भी नहीं हुआ क्योंकि वो मैं 10-20 पैसे की लिमिट डालता था, उसमें उतनी क्वांटिटी थी नहीं कि मेरा पूरा का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर वो उसके भी उल्टा चला गया। 21-22 लाख रुपए अकाउंट में थे और ये ट्रेड किया जा रहा था। और जब मैंने देखा कि ये 2-5 मिनट, तो मुझे तो पहले तो समझ में नहीं आया इसको हैंडल कैसे करूं। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए बचे थे। मैं छोटा था, मैं नीचे गया, पापा को फ़ोन किया, क्योंकि वो लोग का बैकग्राउंड है कि वो लोग कमोडिटी में काम करते थे। मैं नीचे गया, मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा सब ख़त्म हो गया। तो पापा ने पूछा क्या ख़त्म हो गया, कर्जे में आ गया? मैंने नहीं पापा कर्जे में नहीं आया, बट जो कमाया था सब खत्म हो गया। तो पापा बोले वो कमाया हुआ ही गया ना, तू कर्जे में नहीं है ना? मैं बोला नहीं पापा कर्जे में नहीं हूँ, बट जो मैंने कमाया हुआ था वो चला गया और जो कैपिटल हमने डाला था वो भी खत्म हो गया। अब 1 लाख रुपए ही बचा है इसके अंदर, अगर हम अभी निकल जाते हैं तो 1 लाख रुपए बचेगा, बाकी सब खत्म। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कर ले, ये तो मार्केट है, इसमें चलता रहता है, तू बुक कर ले और घर आ जा, अपन डिनर पे चलते हैं। मैं शॉक था कि यार 22 लाख रुपए एक बंदे ने खो दिए, मेरे पापा को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पापा बोलते कि हाँ तू घर आ जा, अपन डिनर पे चलते, हो क्या रहा है? मैं ऊपर गया, मैं सोचा अब तो पापा मेरे साथ है, अब बुक करा देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। टर्मिनल के सामने गया तो उसने बोला कि 50,000 रुपये अभी माइनस चल रहा है। मार्केट ठंडा हो चुका था, बट जो मेरा कैपिटल था उससे भी 40-50 हज़ार रुपये नेगेटिव आ गया था। बोला कोई बात नहीं, बुक कर लो। तो वहाँ पे मैंने बुक कर लिया। 3.5 लाख रुपए से जर्नी शुरू की थी। 1.5 महीने के अंदर मैंने वो 21-22 लाख तक पहुँचाई। एक दिन में 5 मिनट के अंदर वो फिर से ज़ीरो हो गई। इतना हिल गया था। फिर मैंने वो 40,000 माइनस था वो तो पे करना है। अब घर पे तो मैंने बोला 1 लाख रुपए बचा था। मैं बोला अब इतना भी झटका नहीं देना कि माइनस हो गया। मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, आई स्टिल रिमेंबर, उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाया कहीं पे और उसने मुझे EMI करके दिया कि तू EMI में भर देना, हर महीने 3-4 हज़ार रुपये EMI आएगा, वो तू हर महीने भर देना और 1 साल में ऐसे करके कर देना। 1 साल में इतने शॉक में था कि यार मार्केट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो लग रहा था ये बहुत आसान है, बट ऐसी चीज़ें चली नहीं। 1 साल मैंने और कुछ काम किया, पासपोर्ट का और वीज़ा का, ये सब काम किया और कुछ फिर से बैकअप बनाया मैंने कि हाँ अभी मेरे पास 10-15 लाख रुपए है। ये बैकअप बनाया, फिर से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया। जब फिर से ट्रेडिंग शुरू किया, अब उसका रीज़न क्या था? इतना बड़ा मुझे झटका लगा था, तो मुझे ट्रेडिंग तो मतलब इतना शौक था कि शायद कोई और होता तो करता ही नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ देख ली थी मार्केट में कि भाई पैसा तो बनता है। अगर एक दिन वो लॉस गया, अगर मैं उसको कहीं से रोक सकता हूँ तो पैसे तो बन ही रहा था, हर बार पैसे बन रहा था। तो मैंने फिर से काम शुरू किया। फिर से मैंने वही जो सेम थियरी पहले अप्लाई करता था, वही सेम थियरी वापस से अप्लाई करना शुरू किया। 15 लाख कैपिटल से शुरू किया था, फिर से उसका हो गया 2-2.5 लाख रुपए।
जब 2.5 लाख रुपए कैपिटल बचा, मैं बोला यार अब तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा सीरियसली। तो मैंने 2 लाख रुपए का मैं गोल्ड ले आया। 30,000 रुपये 35,000 रुपये मैंने अकाउंट में रखे कि अब जो होगा इससे लास्ट ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे कि अब नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये शायद मेरी बस की बात नहीं है। फिर मेरे एक साथ मेरे MBA में मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ पढ़ाई की हुई थी उसने। वो बंदा क्या करता था तब, शेर खान में ही काम करता था। वो सबका बड़े बड़े जो क्लाइंट होते थे उनके 25 लाख से ज़्यादा जिसके पोर्टफोलियो है 2012 में, उनका फंड मैनेज करता था। मैंने उसको जाके कंसल्ट किया कि भाई तू क्या करता है, तू क्यों इतना, मतलब तेरा इतना स्टेबल कैसे चल जाता है? मेरा तो कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 0 हो जाता है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तब उसने मुझे समझाया कि मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखाए, चार्ट दिखाया कि देख ऐसे चार्ट पैटर्न में काम कर सकते हो। तब सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा चलता था। उसने बोला तू डेली टाइम फ्रेम में यही किया कर और कुछ दिमाग मत लगा, शांति से जो भी इंडिकेटर बोलता है ऐसे ऐसे काम किया कर। फिर मैंने वो देखा कि हाँ, तभी भी मैं कर तो क्रूड ऑयल ही रहा था क्योंकि मुझे पता था इसमें ब्रोकरेज कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा। तो मैंने ऑफिस तब रेंट पे रखी थी। ऑफिस में मैं बैठ के मैंने 1 हफ्ते यही देखा कि ये क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। तो मैंने ये देखा कि जो भी क्रूड ऑयल का पूरे दिन का एवरेज प्राइस होता है, वो एवरेज प्राइस से शाम को जब मार्केट खुलता है, यूएस मार्केट, मुझे नहीं पता था कि तब शाम को यूएस मार्केट खुलता था। मुझे बस इतना पता था शाम को 5-6 बजे के करीब जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है उससे 10-20 रुपया उल्टा जाता है और फिर वहाँ से एक ट्रेंड पकड़ लेता है। मैंने तब फिर से लिवरेज उठाई और उस तरीके से काम करना चालू किया कि जैसे वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के पास आता है तब मैं एंटर करूंगा और फिर उसमें 5 पॉइंट का SL रखूंगा क्योंकि बड़ी कैपिटल तो थी नहीं, और 50 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। ये कर करके मैंने उसी साल फिर जो लॉस किया था वो भी रिकवर किया और 25 लाख और प्रॉफिट बनाया। ये हो गया कॉमोडिटी का। अब मैं इक्विटी मार्केट में कैसे आया? कॉमोडिटी में ये चलता रहा। फिर क्रूड ऑयल है ना, एक बार ऐसा हुआ कि तो मैं कॉमोडिटी में सुपर ट्रेंड देख के, एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है चार्ट के अंदर, एक लाइन कुछ बनती है, वो देख के उस हिसाब से ट्रेड करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, अब तब तक मैं किसी से, मतलब 2-4 लोगों का हमारा ग्रुप था, हम लोग बस इंटरनली कुछ बातें डिस्कस करते थे, बाकी मैं किसी से बात नहीं करता था। तो मुझे पता नहीं था कि ये ओपेक नाम की कोई मीटिंग भी होती है। मुझे वेंसडे थर्सडे का ये पता था कि इन्वेंटरी आती है, इन्वेंटरी के टाइम पे मैं ध्यान रखता था। मुझे नहीं पता था कि ओपेक मीटिंग भी होती है क्योंकि मैंने पोजिशनल तब तक कभी काम किया ही नहीं था, तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे आपको ऐसे लगेगा ये तो नॉर्मल प्राइस मूवमेंट है। 21-22 लाख की कैपिटल थी तब। मैंने क्रूड ऑयल के अंदर पोजीशंस बनाई हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 30 लॉट थे या 150 लॉट थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पोजीशंस बनाई हुई थी। मैंने सुपर ट्रेंड के हिसाब से ही मैं ट्रेड करता था, लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी। ऑफिस के जस्ट बगल में एक, मतलब नीचे नाश्ता करने गया था मैं। जब मैं नीचे नाश्ता करने गया तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप सब कुछ फ़ोन में ही देख लो, या इतने अच्छे एप्लीकेशन भी नहीं थे, या मैं करता भी नहीं था फ़ोन के अंदर उतना, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन सब 14, 15, 13 के बाद थोड़ा चालू हुआ और 15, 16 के बाद इतना पिक पकड़ा। मैं नीचे गया, वड़ा पाव खा के जब मैं ऊपर आया तो जो मेरा 21-22 लाख कैपिटल था उसके अंदर मुझे 8 से 9 लाख रुपए का लॉस फिर से गया हुआ था। मुझे लगा यार ये तो फिर से गड़बड़ हो गई, और इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे आ गई कि इतना ही कैपिटल साफ हो गया। फिर मैंने गूगल किया। पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कैपिटल खत्म हुई थी मैंने पहले पापा को फ़ोन किया था क्या करना चाहिए। इस टाइम मैंने सोचा पापा को बोलूँगा, पापा पता नहीं क्या ही सोचेंगे कि ये तो बार बार आके कैपिटल ख़त्म करके आ जाता है। मैंने गूगल किया कि ये प्राइस की इम्पैक्ट क्यों आई है। न्यूज़ में मुझे समझ में आया कि ओपेक की मीटिंग है, तो ओपेक की मीटिंग अभी चल रही है, उसकी वजह से प्राइस में इतने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। मैंने पुरानी सारी डेट्स निकाली कि ओपेक की मीटिंग्स के टाइम पे क्या क्या हुआ है। तो उस टाइम पे एक साइड में जैसे इन्वेंटरी में होता था ना, उस तरीके से एक साइड की 1500, 2000, 3000 पॉइंट की क्रूड में मूवमेंट आती थी, मतलब लंबा ट्रेंड उसका चलता था। 6-7 हज़ार रुपये कुछ प्राइस चल रहा था तभी। तो मैंने सारी पुरानी डेट्स निकाली, उससे ये हुआ कि ओपेक के टाइम पे भी जब भी वो मूवमेंट आती है वो बहुत लंबी मूवमेंट आती है। तो वो क्रूड ऑयल मैंने जो स्ट्रैटेजी में तो पहले ही आ गया था, बट मैंने ओपेक की मीटिंग देखी, फिर मैंने उसको शिफ्ट किया कंफर्टेबली कि हाँ अभी भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ये ट्रेंड लंबा चल सकता है। उसको बाय में से सेल में कन्वर्ट किया और फिर वो लकीली वो रिकवर हो गया। जब मैंने शाम को पूछा, मेरा एक दोस्त था कनाडा में जिससे मैं ट्रेडिंग डिस्कस किया करता था, जब मैंने उसको शाम को पूछा तो वो बंदा प्रॉफिट में था। मैंने उसको पूछा यार तुझे कैसे पता कि ये मीटिंग है ऐसा कुछ, या तू क्या 24 घंटे देखता रहता है क्या, कि इंडियन टाइम के हिसाब से तू देखता रहता है, करता क्या है तू? उसने बोला कि मैंने अल्गो लगाया हुआ है, तो अल्गो में हम तो सुपर ट्रेंड पे ही काम कर रहे हैं, तो अल्गो में जब भी वो सिग्नल चेंज हुआ मैंने चेंज कर दिया सिस्टम ने,
और वो सेल पोजीशन बन गई, तो मेरा तो प्रॉफिट में निकला है। तब मुझे लगा कि आइडिया तो अच्छा है, हम कर क्या रहे हैं, अगर स्ट्रैटेजी हमें बाय बोल रही है तो हम बाय कर रहे हैं, सेल बोल रही है तो हम सेल कर रहे हैं, तो उसी को ऑटोमेट क्यों ना किया जाए। तो मैंने उसको बोला, उसने मुझे पूरा सेटअप बना के दिया। एक डेटा वेंडर होता था, फिर वहाँ से एक टर्मिनल ओपन रखना होता था। डेटा वेंडर से अमी ब्रोकर के अंदर डेटा आता था, और अमी ब्रोकर के अंदर पूरा हमारा चार्ट बेस्ड जो काम था वो सिग्नल स्ट्रैटेजी सब कुछ होता था। वहाँ से फिर टर्मिनल भी ओपन होता था, और लिटरली हम जैसे F1 F2 प्रेस करते हैं फिर वो ट्रेड जाता है, उस तरीके से वो जो सॉफ्टवेयर था, जो थर्ड पार्टी कुछ सॉफ्टवेयर था, वो ये करता था कि उसको बाय सेल जो भी अमी ब्रोकर में दिखा उस हिसाब से वो पोजिशंस बनाता रहता था। ये 2015 में हमने शुरू किया, मैंने मतलब वो तो कर ही रहा था, मैंने उसके साथ शुरू किया। 2017 में वो बंदा वापस आ गया, मैंने भी फिर इक्विटी में काम करना शुरू किया। कमोडिटी में कभी मैंने स्केल नहीं किया, उसमें भले ही अल्गो कर रहा था बट छोटा मोटा काम कर रहा था। तो 2017 में जब वीकली ऑप्शंस आए तब चार्टिंग में ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, उसमें कुछ और थियरी मिली मुझे, जिससे मैं ऑप्शन बाइंग में एंटर हुआ कि वीकली में निफ्टी के ऑप्शंस बाय करते थे, 10 रुपये वाले बाय करते थे, उसको 40-50 रुपये जाके बेचते थे। वो हीरो ज़ीरो टाइप ही काम चल रहा था। तो ये तभी चलाया। फिर अल्गो वाला जो था उसके अंदर ये वाला सेटअप नहीं था, वो नहीं कर पा रहे थे। 2019 में ऐसा हुआ कि मुझे कोई मिला इंडिया में कि जो ये सेम ही उस टाइप का ही कुछ ब्रिज बना रहा था, तो उसके थ्रू हमने अल्गो चालू किया। तो 2017 में ऐसे फिर मैंने निफ्टी में अंदर ऑप्शंस में काम करना शुरू किया। तब लिमिट भी बहुत अच्छी मिलती थी, हम बाइंग में भी थोड़ा एक्सपोजर ले लेते थे कि कैपिटल का 30-40% बाइंग कर लेंगे ऐसा करके। और तब ट्रेंड भी इतने तगड़े चलते थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाने में उसमें हेल्प हो गई। 2019 तक मैंने ऑप्शन बाइंग किया। 19 में फिर ऐसा हुआ कि स्ट्रैटेजी तब अल्गो में कर रहे थे, तो वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर दी। 3 दिन में मुझे याद है, 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि मेरे कैपिटल का फिर से 30-40% उड़ गया उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हर बार मैं ऐसा करूंगा कि कैपिटल को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वहाँ से 30-50% कैपिटल ख़त्म कर दूंगा, तो ये लंबा चलने वाला नहीं है। तो तब मैंने ऑप्शन राइटिंग शुरू किया और 2020 से लेके 22 तक वो बहुत ही तगड़ा चला। 27 जनवरी 2023 फिर एक ऐसा दिन था जब फंड, तब है ना, तब तक सब कुछ ही बहुत ही अच्छा चल रहा था, फंड भी एकदम स्केल कर लिया था, सब कुछ ही सही चल रहा था। और 27 जनवरी 2023 को ऐसा हुआ कि मतलब तब तक ऐसा था कि हमने बहुत ही डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग टाइम पे रखा था कि ये टाइम से लेके ये टाइम तक 9:15 से लेके एंट्री शुरू होती थी। वो 5 मिनट में इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई कि फिर से उसमें मुझे बड़ा झटका लगा। 20-25% फिर से कैपिटल उस दिन उड़ गई। फिर धीरे धीरे समझा कि इसको ये तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। फिर टेक्निकल कुछ और ज़्यादा डिटेल में हम गए और समझ में आया, और उसको हमने रिस्क फिर एकदम कम कर दिया। तो जनवरी में फिर से ऐसा हुआ कि बड़ा 20-30% टाइप मेरा कैपिटल उड़ गया, और तब फंड साइज़ भी बड़ा था, तो मुझे झटका लगा कि यार ये ऐसे नहीं होगा। तो दिसंबर में मैंने स्केल अप किया था। दिसंबर के अंदर ही मैं पहले 300-400 करोड़ पे काम कर रहा था। दिसंबर में हमने स्केल अप करके 1000 करोड़ के करीब पहुंचाया था, और जनवरी में ऐसा झटका लगा तो मुझे समझ में आया कि यार इतना रिस्क लेके एकदम, मैं पहले कोई भी दिन में एसएल नहीं रखता था, मेरा हमेशा से काम मोस्टली इंट्राडे में रहा है, मैं दिन में कुछ भी एसएल नहीं रखता था। तो जनवरी 2023 के बाद मुझे समझ में आया कि अब इंट्राडे के अंदर भी कुछ एसएल रखना चाहिए। तब हमने ला दिया कि अभी 1-1.5% का दिन का एसएल फिक्स कर लेंगे कि अगर इतना पैसा गया दिन में, चाहे कुछ भी स्ट्रैटेजी हमको कितनी भी अच्छी लग रही हो, दिन में इतना एसएल गया तो हम वो दिन का पोजीशन एग्जिट कर देंगे। और फिर धीरे धीरे करके हमने फिर से फंड स्केल करना शुरू किया। तो आप अगर देखोगे ना, जब भी मैं काम कर रहा था, मेरी पूरी हिस्ट्री में 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ही सीधा एकदम मल्टीप्लायर में बनाया कि इतने पैसे बना लिए, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना कर लिया। उसके बाद फिर जब वो झटका आता है ना, तो वो 50% का भी झटका होता है तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप पिक पे पहुंचो, वहाँ से आपके कैपिटल अगर साफ़ हो रही है तो वो झटका थोड़ा बड़ा लगता है। एक एडवाइस में जो भी आ रहा है उसके लिए ये करूँगा कि अगर आपको चाहिए ना कि आपको सस्टेनेबल रहना है, तो आप हमेशा अपने कैपिटल का एक फिक्स परसेंटेज बांध लो कि 1%, 1.5%, 2% आप उतना दिन का एसएल लगा दोगे। अगर उतना पैसा चला गया तो उस दिन के लिए आप ट्रेड नहीं करोगे, चाहे कितना भी अच्छा मार्केट लगे, चाहे आपको लगे कि ये 5% भी दे सकता है। तो ये एक थंब रूल बना लो, और लकीली मैंने ये 2023 में इम्प्लीमेंट कर दिया, और इसीलिए मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके, स्लो है बट अभी स्टडी ग्रो कर रहा हूँ। कई सारे लोगों को ये सवाल होता है कि क्या ट्रेडिंग में बड़ा पैसा है? तो हाँ, बिल्कुल ही। मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोगों से पूछा भी है जो इन्वेस्टर है।
राकेश झुनझुनवाला जी की टीम में अतुल सूरी करके एक है, वो टेक्निकल एनालिसिस उनका वो हैंडल करते थे। तो मैंने उनको पूछा, क्योंकि वो अहमदाबाद आए थे बीच में, मैंने उनको पूछा कि क्या आपने कोई किसी को देखा है कि ट्रेडिंग में किसी ने 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमाया हुआ है? ये 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि हाँ, बहुतों को देखा है, बिल्कुल कमा सकते हो। उस चीज़ से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने भी देखा कि यार अगर तुम ठान लेते हो ना कि ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी वो अचीवेबल है। अगर भले ही राकेश सर या रमेश दामानी या राधाकृष्ण दामानी या जो भी है वो ट्रेडिंग को कुछ भी बोले, अगर वो इतनी बड़े लेवल पे जाके भी अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, भले ही वो छोटे लेवल पे करते हैं बट बात तो करते हैं ना, तो मतलब उनको भी दिख रहा है कि कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है। तो अगर आपका रिस्क कंट्रोल है तो आप लॉन्ग रन में पैसा कमाओगे ही कमाओगे और बड़े पैसे कमाओगे। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो मे बी यही सही तरीका है कि आप ट्रेडिंग से शुरू करो, छोटा छोटा कैपिटल उससे बढ़ाना चालू करो और उसके साथ में आप साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग चालू करो। थैंक यू दर्पण, और आप सबको थैंक यू कि आप लोग ने मुझे सुना और मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। तो मैं इससे कमा पा रहा हूँ, और अगर आप लोग भी डिसिप्लिन से काम करोगे, अगर आप भी रिस्क रेशियो आप देखोगे कि इतने से ज़्यादा पैसे नहीं जाने चाहिए, तो आप भी कमा पाओगे। और डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ना है, अगर वो पकड़ के रखा तो पैसा तो आएगा ही आएगा।